हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पूरा मॉडल पेपर यानी कि गेस पेपर सॉल्व करने वाले। एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं, जिस पैटर्न में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन वहां लिखे होते हैं, बिल्कुल जैसा पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको यहां देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से हम स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके दोस्त भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी अच्छे से मॉडल पेपर देखकर अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। एग्जाम आप सभी का नजदीक है, तो मॉडल पेपर गेस पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको पता तो चले जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं किस तरीके के प्रश्न वहां पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, क्या चीजों को हमको फॉलो करना है, मेंटल एबिलिटी में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। सारी चीजें जब हमको पता चल जाए तो फिर क्या दिक्कत, फिर तो हम आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पढ़ लिया और हमारा फिर तो सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। और नियम एक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखाऊं, पहले ट्राई कीजिए कि हम खुद से सॉल्व करें, मतलब आप खुद सॉल्व करें। बाकी बताने के लिए तो मैं हूं, मैं तो बताऊंगा ही आंसर, लेकिन खुद से प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। तो जितने भी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है और बढ़िया से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए ऐसे ही रहता है बिल्कुल। मॉडल पेपर एग्जाम में जो प्रश्न पेपर आएगा बिल्कुल इसी तरीके का रहेगा। देखिए इसी तरीके का रहेगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, घबराइए नहीं, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा। साथ ही द्रोड़ स्कूल का आप ऐप ओपन करेंगे तो कहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा मैं बताऊंगा। ओके, देखिए इसी तरीके का आपको मिलेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे इस तरीके से लिखे होंगे, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके के, है ना। इस तरीके से गोला भरना है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए बात करें अब मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, 3 पोर्शन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मीडियम वाइज अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी से पैसे जाएंगे, और जो मैथ्स के क्वेश्चन हो हिंदी में होंगे, और जो मेंटल एबिलिटी के इंस्ट्रक्शन हिंदी में होंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी के इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंग्लिश के पैसे जाएंगे, और जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में होंगे। तो सिंपल सी बात है ना। चलिए अब देखते हैं, अब हम जितने भी जो मेंटल एबिलिटी में हमारे 10 सेक्शन होते हैं, उन 10 सेक्शन को बढ़िया से सॉल्व करते हुए चलते हैं। मजा आ जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। पहला देखिए पार्ट 1 देखते चलिएगा, और आप सभी को ट्राई करना है खुद से। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़े, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ABCD देखिए हमको दिख रहे हैं, ABCD। ओके, अब इन 4 चित्रों में से 3 चित्र तो बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 चित्र क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन कोई एक चित्र है वो अलग है। सेम टू सेम कहने का मतलब किसी विधि से, नियम से, रूल के हिसाब से सेम है। हो सकता है दिखने में सेम हो, रियल लाइफ के हिसाब से, यूज के हिसाब से सेम हो, रोटेशन वाइज सेम हो, बस सेम है, बस एक अलग है, उसको हमको पहचानना है। देखिए इन चारों में से 3 होंगे बिल्कुल जो सेम लॉजिक पे काम करें, लेकिन एक अलग होगा, उसको हमको फाइंड करना है। तो कितना सिंपल है, देखिए यहां पे आप सभी अपना आंसर लगाते चलिए। यहां पे देखिए क्या है, ये जो एरो है देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा है, यहां ऐसा है, मतलब कि इधर जैसा है उसका इस पार्ट में भी वैसे ही है। दोनों छोर जो है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां देखें, यहां ऐसा एरो है इस छोर पर, तो यहां भी ऐसा है, ये भी सेम टू सेम है। लेकिन यहां अगर ऐसा है तो इस साइड तो ऐसा दे दिया गया है। देखिए यहां ऐसा है तो यहां ऐसा, अब बाहर की ओर। ठीक है, ये देखिए क्या है, बाहर की ओर है इसका, ओ, और ये देखिए ये अंदर की ओर है, तो दोनों तरफ अंदर की ओर। जबकि इसमें एक बाहर की ओर है और ये देखिए ये अंदर की ओर हो गया। जबकि इसमें देखिए ये क्या है, अंदर की ओर है, तो इधर भी अंदर की ओर। मतलब ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। ABD जो है अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं तीनों, दोनों जो छोर हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम नियम फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल समान है। जबकि ये क्या हो रहा है, सी बिल्कुल अलग है। देखिए एक अंदर हो गया, क्या एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ जा रहा है। जबकि इसमें अगर कोई एक छोर बाहर की ओर जा रहा है तो दूसरा भी बाहर की ओर जा रहा था, कोई एक छोर अंदर की ओर आ रहा है तो यहां भी अंदर की ओर आ रहा था। जबकि ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो अलग है वही हमारा आंसर है। बोलिए क्लियर। इसी तरीके से हमको सॉल्व करते हुए चलना है। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पे बना हुआ है सर्कल, इसके बाद पेंटागन, इसके बाद फिर बना हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्रायंगल। इसमें क्या अलग है, अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल की बात है कि इसमें साइड्स हो सकती हैं,
है ना। इसमें देखिए साइड्स है, इसमें साइड्स है, इसमें साइड है ना। इसमें 5 साइड, इसमें 4 साइड, इसमें 3 साइड, जबकि इसमें तो साइड ही नहीं है ना। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना आंसर। अब यहां पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5 और 2 में सबसे अलग कौन सा, ऑड मैन आउट, सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग देखिए, 1 हो गया आपका ऑड नंबर, 3 हो गया ऑड नंबर, 5 हो गया ऑड नंबर, 2 क्या है, 2 हमारा इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है वो अपना क्या हो गया, आंसर। सिंपल सा। देखिए इसी तरीके से तो 3 में लॉजिक है ना कि 3 क्या है, ऑड नंबर। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एक सर्कल है। क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है। यहां एक सर्कल है, यहां 2 सर्कल है, ठीक है। यहां पे 3 सर्कल है और यहां पे 5 सर्कल है। तो लिख लेते हैं हम उसको। चलिए, यहां एक सर्कल है, यहां पे 2 सर्कल है, यहां 3 सर्कल है और यहां पे टोटल 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां पे ये है ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, बच गया कौन सा, इवन। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन कहां मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन होंगे। अब हमने ऑड मैन आउट कर लिया, नहीं असंगत को हमको छांटना था। नेक्स्ट, अब इससे सिंपल कुछ भी नहीं आता पेपर में और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। क्या है देखिए, पढ़िए यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक इंस्ट्रक्शन, इसको खुद से आपको पढ़ना है। यहां पे क्या हुआ है, दाईं ओर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से चिन्हित उत्तर दिए हुए हैं। बाईं ओर एक क्या होगा, प्रश्न चित्र होगा, क्वेश्चन फिगर होगा, उसके समान बिल्कुल हमको ढूंढना है। कि देखिए सिंपल सी बात यह है कि यहां पे ये हमारे पास कोई एक फिगर है, ओके, ये हम हो गया। अब इस फिगर के समान बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा फिगर देख रहा है, बिल्कुल हमको वही ढूंढना है। कुछ भी नहीं, सिंपल सा ये ढूंढकर निकालना है इन 4 में से। इतना तो, ये तो आप बोलेंगे सर जी ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, देखना है और आंसर लगा देना। बेटा लेकिन जल्दीबाजी में जो बच्चे गलती करते हैं इसी में करते हैं। मतलब मैथ्स भी बना लेते हैं, लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं, मेंटल एबिलिटी के सारे जो हार्ड टॉपिक है सब कर लेंगे। गलती किस में हुई, गलती करके आते हैं सिमिलर फिगर में। बताइए किससे होती गलती, जल्दीबाजी से। इसलिए जल्दीबाजी में नहीं आपको आंसर लगाना, बिल्कुल समझते हुए देखते हुए ना। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं, पर्याप्त टाइम होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां ऐसा होना चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा अपना सही। देखिए इधर छोटा सा बना हुआ है, जबकि यहां पे इसको काट दीजिए, पहला इसमें एक ही है, इसको काट दीजिए। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा दिख रहा है कि बिल्कुल समान कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए, अब ये देखिए चिड़िया है, इसके 2 पैर हैं, यहां पे एक ही पैर है, इसको काट दीजिए। हमको तो सिमिलर देखना है ना। इसमें देखिए 2 पैर हैं, यहां 1 पैर है, इसको भी काट दीजिए। पहले जो गलत है उसको हटा दीजिए, लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। सिमिलर फिगर में ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट देखने जाएंगे तो एक नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा सब भी सही है, सभी सही है हमारे ऑप्शन, है ना। सब कुछ तो सेम टू सेम ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा जाएंगे तो आपको हो सकता है ज्यादा। और यहां पे देखिए लास्ट वाले में ये नहीं बना हुआ है, देखिए यहां पे कहां बना हुआ है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, इसमें देखिए दोनों ये लाइन ऐसी है, जबकि यहां पे एक, ये क्या हो गया, गलत हो गया, सही नहीं गलत। ये वाला देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर। सेम टू सेम हमको ढूंढना है, तो कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट कौन सा होगा, 8th नंबर का क्वेश्चन। अब ये ढूंढ के निकालना है कि बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। ये देखिए इसकी डायरेक्शन अलग है, इसमें अलग है, ये भी अलग है इस डायरेक्शन में, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा है, ये कंप्लीट कर लिया हमने 8 क्वेश्चन इतनी जल्दी। ठीक है, उसी तरीके से आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे देखिए इसी सीक्वेंस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले ऑड मैन आउट के क्वेश्चन आएंगे, फिर सिमिलर फिगर के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद फिर पैटर्न कंप्लीजन के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न पूर्ति। देखिए यहां पे लिखा हुआ है पार्ट 3, यहां पे देखिए इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, सबको पढ़ना है ध्यान से, है ना। मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूं, ध्यान से पढ़ना है। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 there is a question figure on left side at a part of which missing. Observe the answer figure A, B, C, D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction fit in the missing part of the question figure in the order to complete the pattern in the question figure. Indicate your answer by directing the circle in the OMR answer sheet अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर। मतलब कि आपको देखिए कोई भी फिगर है, कोई भी आकृति हो, एक पैटर्न से बनी होती है। अब उस फिगर में से हमने एक पार्ट को निकाल दिया काट कर अलग,
तो हमारा जो फिगर है, जो आकृति वो कंप्लीट तो होगी नहीं। अब उसी आकृति को कंप्लीट पैटर्न करके हमको उसको पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है, इसलिए नाम इसका क्या है, पैटर्न कंप्लीशन, है ना। अब एक भी कंडीशन यहां पे भी है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, दिशा परिवर्तन किए बिना, लिखा है ना, बिना दिशा परिवर्तन, मतलब आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है कि ऐसा कोई 4 ऑप्शन ऐसा है तो उसको आप ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा दे, कोई अलाउ नहीं है ना। याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जैसा है बिल्कुल हूबहू वो वहां पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां भी सर्कल आएगा, है ना, यहां भी सर्कल आ गया, तो अपना ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है तो उसके नीचे ट्रायंगल ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। यहां पेंटागन ऊपर है तो पेंटागन यहां पे नीचे हो जाएगा, ये ऐसा, कितना सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फूल की पंखुड़ी बनी हुई है तो यहां भी फूल की पंखुड़ी बन जाएगी, है ना। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे जल्दीबाजी में, जो बच्चा गलती करेगा केवल और केवल जल्दीबाजी में, है ना, केवल और केवल जल्दीबाजी में इसमें गलती होगी, बाकी तो पूरे नंबर आपके आएंगे ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अब देखिए कि इसी जगह पे हमको चाहिए, मतलब यही ऐसा, इस कॉर्नर से ही ऐसा आना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, दिशा परिवर्तन तो करना नहीं है, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब आगे। अब देखिए एरो की बात है, पैटर्न कंप्लीट करना है, तो देखिए सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं, एरो ऐसा जा रहा है, मतलब राइट की ओर जा रहा है, नीचे नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जो एरो का डायरेक्शन है वो बॉटम में भी है, टॉप में भी है। अब लेफ्ट में, राइट में है तो एक कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, सिंपल सी बात। ऐसा देखिए, पहले इधर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना सिंपल है ना, बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन पूरे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखिए पार्ट 4 में चलते हैं। पार्ट 4 क्या है, फिगर सीरीज है, मतलब कि कोई भी चीज इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, कोई भी चीज क्या है, कोई भी फिगर होगा, यहां फिगर सीरीज की बात हो रही है, नॉर्मल सीरीज भी होती है तो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती है, जैसे कि 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट 1 2 3 4 1 3 5 7, ये क्या हो गया, ये मैं किसका सीक्वेंस बता रहा हूं, ऑड नंबर्स का, 2 4 6 8। अभी किसका सीक्वेंस है, इवन नंबर्स का, तो एक सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो यही है बस। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड। पेंटागन में 5 साइड्स। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 साइड वाली जो आकृति है, जो फिगर है, मिल गया हमको, 4 वाला पता चल गया, 5 वाला, अब हमको 6 वाला, तो 6 वाला क्या होगा, हेक्सागन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये तो नहीं होगा, हमको 6 वाला चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, 1 2 3, 1 2 3 के बाद क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4, सिंपल सा 1 2 3 4, कितना सिंपल है, ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल सा 1 2 3 4। अब इसके बाद देखिए एरो की डायरेक्शन, है ना, देखिए इधर जो एरो है इधर है पहले, फिर एरो की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसी हो गई, अब ऐसा एरो सीधा हो गया, फिर ऐसी हो गई, फिर आगे बढ़ेगा तो ऐसा, घड़ी की सुई की दिशा देखिए क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी जब भी चलती 12 बजते हैं, फिर 1 2 3 ऐसा, मतलब बिल्कुल देखिए जिसका जो रोटेशन हो रहा है वो किसका क्लॉकवाइज हो रहा है, देखिए ऐसा, फिर ऐसा, फिर नीचे की तरफ आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। हो गया। नेक्स्ट देखें अब इसमें, ये वाला, तो इसमें क्या हुआ है, देखिए ये ऐसा था, जो बॉक्स था वो इससे कनेक्टेड था, उसके बाद जब आगे बढ़े तो फिर ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा घूम गया, ये ऐसा क्या हुआ, रोटेट हो गया, इसके बाद फिर से ऐसा रोटेट हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर से इसी तरीके का दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट। और सभी को अपना आंसर जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ओके। ये देखिए हमने क्या कर दिया, फिगर सीरीज वाले पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, आकृति श्रृंखला। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि टोटल 4 फिगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले 2 फिगर में जो भी रिलेशन होगा, इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना, याद रखिए। और इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, साथ में आपको द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए सभी, तो वहां पे कहां पे आपको मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर आपको इसका पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, वहां पे आप
उसको देख सकते हैं, प्रिंट करा के उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ना। इसी तरीके का बिल्कुल सेम टू सेम आएगा बेटा, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए, तो अब इसमें फोकस इस पे होना चाहिए आपका 4 डॉट पर, है ना। 4 डॉट ये हमारा क्या समझिए, एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन से पहले जो दो फिगर है उनमें जो भी रिलेशन है, सेम टू सेम रिलेशन हमको बाकी दो फिगर में स्टैब्लिश करना है। अब देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए, एक एरो इधर है तो एक एरो इधर है। अच्छा, तो देखिए एक बॉक्स ऐसा है तो एक बॉक्स सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। तो देखिए जो रिलेशन इसमें था वही रिलेशन हमने उसमें बना दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलिए कितना सिंपल है, बताइए इतना सिंपल कैसे मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलने वाला है ना। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, बस समझ लीजिए। अब देखिए यहां ट्रायंगल है, यहां ये ट्रायंगल उल्टा हो गया। सेम टू सेम रिलेशन हमको इसमें स्टैब्लिश करना है। क्या हुआ था, ये ट्रायंगल ऐसा था, इसको हमने इसका वाटर इमेज कर दिया तो ये ऐसा पलट गया। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, ये देखिए अब क्या हुआ था, यहां पे फोकस हमारा 4 डॉट पर। इन दोनों में देखें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है जरा हम देखें। तो देखिए क्या हुआ था, पहले जो स्मॉल वाला फिगर था वो ट्रायंगल था, सर्कल बाहर था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमने कुछ ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश हुआ कि जो छोटा वाला जो ट्रायंगल था वो बड़ा हो गया और जो सर्कल जो बड़ा था वो छोटा हो गया। तो उसी प्रकार हम ये भी करते हैं, यहां पे ट्रायंगल क्या है, छोटा है, और अपना क्या है, स्क्वायर बड़ा है। तो अब क्या होगा, स्क्वायर छोटा हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा, और ट्रायंगल हो जाएगा बड़ा, ऐसा कुछ। ठीक है, अंदर में रहेगा, मैंने ऐसा बना दिया ऑप्शन नंबर ए ना, इस तरीके का। बस हमको जानना है, हमको क्या करना है, केस सॉल्व करना है। केस सॉल्व करने के लिए कुछ हमको सबूत चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े, कुछ हमको पता चले केस के बारे में कि इस डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है। हमको पता चल गया कि हमको ये नियम लगाना है और सॉल्व करना है, हमने केस सॉल्व कर दिया बस। अब ये देखिए, इसको बताइए क्या आएगा इसमें आंसर। इसमें भी हमने क्या किया है, देखिए इसको बाहर निकाल दिया, हेक्सागोन था उसको बाहर निकाल दिया, उसको अंदर कर दिया। उसी प्रकार ये देखिए हो गया। इसमें क्या होगा, सर्कल बाहर निकल जाएगा और फिर क्या होगा, सर्कल बाहर और ट्रायंगल अंदर आ जाएगा। कितना सिंपल है। क्या आ रहा है आप सभी का आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्लियर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी और सी में, लेकिन बी और सी में से कौन सा आंसर सही होगा आपका, कौन सा बताया मैंने, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे क्या बताया मैंने कि ये देखिए यहां पे लाइन लाइन कहां है, बाहर में, तो जो अंदर वाला था वो बाहर वाला बन जाएगा, तो जो लाइन लाइन होगी वो बाहर वाले में हो जाएंगी, और ये अंदर ट्रायंगल आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये क्या है, जियोमेट्रिकल फिगर। अब जियोमेट्रिकल फिगर ज्यामितीय आकृति कौन कौन सी होती है, जैसे कि समझिए स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल आयत, है ना, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी क्या होती है आपके जियोमेट्रिकल फिगर है। बस इसमें क्या करना है, हमको जियोमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने बनाया बेटा रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल को मैंने काट दिया आधा या 20 से कहीं से मैंने उसके पार्ट को निकाल दिया। अब उसके पार्ट को हमको जोड़कर हमको कंप्लीट जियोमेट्रिकल फिगर बनाना है। अगर क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं है कि हम जियोमेट्रिकल फिगर के जो पार्ट है उसको घुमा फिरा नहीं सकते, ठीक है, डिफाइन नहीं है कि घुमाना फिराना है या नहीं, कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो हम एक बार जब आंसर ना आए तब देख सकते हैं रोटेट करके। लेकिन क्लियर अगर लिखा हुआ है कि बिना दिशा परिवर्तन किए, मतलब कि हमको रोटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर हमको घुमाना फिराना नहीं है। ओके, यहां इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। अब देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हमको क्या बनाना है, यहां पे बनाना है, ये देखिए क्लियर दिख रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आते हैं स्क्वायर से, वर्ग से। 90 to 95% क्वेश्चन जो आते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के वो स्क्वायर से ही आते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। है ना, तो कौन सा आ रहा है, देखिए सबसे ये वाला आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। जो हमको क्या, देखिए अगर मैं ये वाला कर दूं तो ये तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, जबकि हमको क्या करना है, थोड़ा ये ऐसा, ये बन गया हमारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर बनाना है तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्लियर है ना। इसको और अच्छे से देखिए और आगे बढ़ा दें।
है ना, ये बन गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें 22 नंबर देखिए, इसको बनाना है तो इसमें भी हमको क्या करना है, स्क्वायर ही बनाना है। स्क्वायर तो आप बना ही सकते हैं। स्क्वायर बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा स्क्वायर बना लीजिए और देखिए यहां पे ऐसा कीजिए और जो पार्ट अधूरा लगे उसको देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। इसको बनाना है हमको तो क्या करेंगे अब, यहां से देखिए ये देखिए अब कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए सिंपल सा, है ना। इस तरीके से किससे आपका क्या हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर किससे बन रहा है हमारा, सबसे परफेक्ट कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये देखिए यहां पे लाइन ये सीधी नहीं है ना, हमको सीधी लाइन चाहिए इधर ना, जबकि ये ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए फिर से चाहिए हमको इतना पार्ट चाहिए, फिर हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी इतना पार्ट हमको चाहिए, इतना पार्ट बस। इतना पार्ट कहां मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना आंसर। कितना सिंपल है। अब चलिए सातवें पार्ट पे आते हैं। ऐसे मेंटल एबिलिटी में समझिए, मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, यानी 100 में से 50 नंबर आपको मेंटल एबिलिटी से मिलने वाले हैं, 25 मैथ से, 25 लैंग्वेज से। तो मेंटल एबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, सरल भी है और अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे। देखिए अब क्या है, मिरर इमेज के क्वेश्चन है। अब मिरर इमेज के क्वेश्चन है तो क्या है, इमेज में, ठीक है, सामने अगर हम मिरर रख दें तो फिर हमारा जो फिगर है वो कैसा दिखेगा। देखिए यहां सामने क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है ना, और ये एरो है। आपको देखिए मिरर इमेज की एक कंडीशन याद रखिए, जो चीज लेफ्ट में और राइट में हो जाएगी, जो चीज राइट में और लेफ्ट में हो जाएगी, मिरर इमेज की पहली कंडीशन। तो देखिए केवल एक फिगर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या है, आपका लेफ्ट है और ये राइट है। तो देखिए जो एरो दिख रहा है वो आपको राइट डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हमने मिरर रख दिया तो क्या होगा, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। और ये देखिए मिरर के जस्ट बगल वाला पार्ट है वो ऐसा रोटेट होकर ऐसा उसमें ये इधर आ जाएगा ऐसा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, यहां पे देखें ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला, है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ आप समझिए, जैसे कि मैंने ऐसा रखा हाथ, है ना, या फिर ऐसा समझिए ऐसा रख दिया मैंने, है ना, ये देखिए ऐसा रख दिया, और या मैंने यहां मिरर रख दिया। छोटी वाली मेरी जो उंगली है वो इस साइड है, लेकिन जब ये मिरर में दिखेगी तो आपको रिफ्लेक्ट होकर ऐसी दिखेगी, मतलब सामने दिखने लगेगी, है ना। तो वही बात है, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, किसमें, मिरर इमेज में। और जो टॉप में हो टॉप में ही रहेगा, जो बॉटम में हो बॉटम में ही रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए फिर से मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने क्या बताया, लेफ्ट और राइट में चेंज आएगा। लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और टॉप बॉटम को हमको चेंज करना नहीं है। अगर मिरर सामने रखा हुआ है तब, मिरर सामने रखा हुआ है मतलब लेफ्ट में रखा हुआ है या राइट में, दोनों कंडीशन में फिगर सेम टू सेम बनेगा। सेम टू सेम मतलब कि मिरर में रखने के बाद जैसा देखने पे बन रहा है वैसा, ऐसा नहीं कि जो है वही बनेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ना। अगर मान के चलिए जो पहले फिगर को अगर हम मिरर को यहां रखने की जगह यहां रखते तो भी वही आंसर आता, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब ये है। अब यहां देखिए लेफ्ट राइट दोनों सेम होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है। ए को जब हम मिरर में देखेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट ये सामने आ जाएगा बिल्कुल, तो ये ऐसा हो जाएगा और इधर जाके ऐसा, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सी आंसर आएगा, सेम टू सेम बनेगा। क्या होगा, सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब जो लेफ्ट में हो राइट में, जो राइट में है वो लेफ्ट में बताया था। चलिए जो इस एरो की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट की ओर, और ये जो है राइट की ओर। अब मिरर रखा हुआ है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर में देखने में तो फिगर कैसा बनेगा, जो एरो वाला होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा और ये वाला जो है राइट में चला जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये टॉप में रहेगा, बॉटम में तो बॉटम में ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। अब देखिए इसको ऐसा रिफ्लेक्ट करें, मिरर के सामने जस्ट बगल में ये वाली लाइन है, मतलब ये आ जाएगी आपकी सामने की ओर, तो ये ऐसा हो गया, है ना, मतलब जो राइट में था वो आ गया लेफ्ट में, और देखिए लेफ्ट में ये जो एरो लेफ्ट की ओर था ये चला जाएगा राइट की ओर, ये राइट है। एक फिगर के रिस्पेक्ट में बात करें ये हो गया इधर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका करेक्ट हो गया, बी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं पेपर कटिंग की ओर। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन पूरे अच्छे से लिखे हुए हैं कि पेपर कटिंग में क्या करना है आपको। कागज को पहले क्या करना है,
हमारे पास कागज है, उसको जिस शेप में बोला जाए मोड़ना है, मोड़ने के बाद क्या करना है, उसको कट करना है, कट करने के बाद वापस से खोलना, अनफोल्ड करना है। अब अनफोल्ड करने के बाद हमारा पेपर कैसा दिख रहा है ये समझना है। देखिए हमारा पेपर किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। इसको हमने 20 से मोड़ दिया तो पेपर ऐसा हो गया, इसके बाद ऊपर से मोड़ दिया ऐसा, मतलब 4 भागों में बट गया बराबर बराबर, मतलब एक भाग यहां होगा, एक भाग यहां। अब यहां से कट लगाया तो जो असर यहां पे पड़ रहा है वो बाकी जगह भी तो पड़ेगा जब पेपर को ओपन किया जाएगा। तो जब ओपन किया जाएगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर आधा जब और वापस खोला जाएगा तो ये पूरा ऐसा बीच में सर्कल बन जाएगा और ये पेपर तो रहेगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना। बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है। स्क्वायर शेप में पेपर है, जैसा कट किया गया चारों तरफ कट होगा क्योंकि 4 बराबर भागों में बट गया ना पेपर, ऐसा ऐसा ऐसा। कितना सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐसा है तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऐसा और ये ऐसा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये करेक्ट है। ये हो गया 30 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। देखिए कितनी जल्दी से 30 क्वेश्चन हो गए। अब 31 पे चलते हैं, 31 पे। अब यहां पे देखिए पेपर किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। रोटेट कहां से, मोड़ा कहां से जा रहा है, इसको फोल्ड कहां से किया जा रहा है, कॉर्नर से। फोल्ड करने के बाद पेपर हमारा यहां पहुंच गया, इतना बच गया। अब इसके बाद इस कॉर्नर से पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। यहां पे भी 4 बराबर भागों में पेपर बट गया, एक भाग ये, एक भाग ये, इसके बाद एक भाग ये और एक भाग ये। अब यहां से क्या किया गया कि इसको कैंची से यहां से काट दिया गया। काटने के बाद जब इसको वापस ओपन किया जाएगा तो देखिए जब यहां तक लाया जाएगा तो यहाँ पे एक भाग आ जाएगा, जब वापस से पूरा खोल जाएगा तो एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ, बीच में ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं अब 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए स्क्वायर शेप में पेपर, साइड से ऐसा मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़े 4 बराबर भागों। अब यहां से कैंची से काट दिया गया, ठीक है। काट दिया गया, यहाँ पे कैंची से कट लगाया गया गोल। जब इसको वापस खोला जाएगा तो यहाँ ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। सिंपल से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, और कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 33 पे चलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये क्या, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी फिगर क्रिएशन। हमारे पास जैसे हम बचपन में मेला आते थे, मेल वगैरह जाते थे ना, वहां से खिलौने की रेलगाड़ी लेकर आते थे, उसके पार्ट अलग अलग बिखरे होते थे, उसको जोड़कर एक परफेक्ट फिगर बनाते थे। बस वही है यहाँ भी हमको क्या करना है। ये देखिए इन दोनों को जोड़ने से कौन सा परफेक्ट फिगर बनेगा, ठीक है। दोनों एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है तो ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग थोड़ी है कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोनों बराबर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें देखिए, अब इसमें देखें, इसमें भी देखिए कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। परफेक्ट बनना चाहिए। इसमें देखें इन दोनों को जोड़ने से ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए अब इन दोनों को जोड़ने से कौन सा बनना चाहिए, देखिए दोनों के साइज बिल्कुल देख लेना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसमें कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जरा बताइए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट बनाना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट मेंटल एबिलिटी का जो है टॉपिक अपना बच गया, कौन सा, इंबेडेड फिगर। इसमें बी ऑप्शन है ना 36 का। इंबेडेड फिगर में क्या है कि ये जो पार्ट आपको दिया रहेगा, इसको इन चारों में से खोजना है कि कहां है उसका पार्ट। जैसे सिमिलर फिगर में क्या था, पूरा हमको क्या करना था, पूरा फिगर खोजना पड़ता था कि इसके समान फिगर कौन सा दिख रहा है सिमिलर फिगर में। जबकि इसमें क्या है, इसमें बीच वाले पार्ट को ढूंढना मतलब और हार्ड काम है, ठीक है। हिडन पार्ट को ढूंढना है, इंबेडेड फिगर। चलिए कहां पे दिख रहा है, चलो ढूंढा जाए। तो देखिए ये ऐसी लाइन हमको चाहिए, कहां मिल रही है, यहां मिल गई, ऑप्शन नंबर ए ही में पहली बार में मिल गई, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल था। अब बोलेंगे है ना, इसमें भी हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब इसको ढूंढना है, देखिए इसमें ढूंढे तो हमको यहां तो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, यहां भी नहीं मिल रहा है। अच्छा यहां मिल जाएगा क्या, देखा जाए जरा। बिल्कुल ये मिल गया, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। 38 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए 39 पे चले। 39 पे हमको कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो अब देखिए इसको यहाँ पे ये हो गया, ये चाहिए हमको, तो कहां पे दिख गया, ये यहाँ पे दिख गया। जल्दीबाजी में इसमें गलती नहीं करनी है ना, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। चलिए अब चले 40 नंबर क्वेश्चन। हमको ये वाला शेप चाहिए। ये शेप कहां पे मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, बिल्कुल इसी साइज का होना चाहिए लगभग, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, करेक्ट है ना। चलिए ये हो गए, हमने कंप्लीट कर लिए मैथ्स के पूरे क्वेश्चन। मैथ्स के नहीं, मेंटल एबिलिटी के। अब मेंटल एबिलिटी के बाद बारी है मैथ्स की।
मेंटल एबिलिटी के बाद किसकी बारी है? मैथ्स की। चलिए अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे तो सॉल्व होंगे नहीं, तो इसको मैं आपको अलग से, हाँ ठीक है चलिए, मैथ्स के इंस्ट्रक्शन होंगे, वही आपको क्या करना है, जो भी सही है उसके हिसाब से आपको ओएमआर सीट में गोला लगाना है। तो आपको फ्री ओएमआर सीट भी मिल जाएगी द्रोड़ स्कूल के ऐप में। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करें, वहां आपको ये मिल जाएंगी, है ना। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड द प्रोडक्ट इज 120, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का योग 22 है, मतलब गुणनफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है कि दो नंबर्स है हमारे पास, उनका सम 22 है और उनका प्रोडक्ट क्या है 120 है, तो हमको संख्याएं बतानी कौन कौन से नंबर्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा, दो नंबर्स का सम पता है हमको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो समझिए कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा और लेंदी हो जाएगा। सिंपल से इसमें देखिए दो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं जिनका सम आना चाहिए कितना 22, और जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए, जिनका गुणनफल 120 यानी 120। तो देखिए बाकी नंबर देखिए, सम 22 आ रहा है, 12 प्लस 10 22, ऑप्शन चेक कर लेना, 14 प्लस 8 22, 15 प्लस 7 22, 11 प्लस 11 22, सब में आ रहा है। प्रोडक्ट देखें 12 इंटू 10 आ रहा है 120, हाँ 14 इंटू 8 इसमें तो 120 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। इसमें देखें ऑप्शन नंबर सी में 15 इंटू 7 इसमें 120 नहीं आ रही, तो 105 आ रहा है, ये भी ऑप्शन हो गया अपना गलत। और 14 8 कितना होता है 112, 112 है ना। 11 इंटू 11 121, ये भी नहीं आ रहा है। हमको तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ना, दो नंबर्स होने चाहिए। अपना नंबर हो गया 12 और 10, सम कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। दो नंबर हमने क्या लिए 12 और 10, उनका जो अगर प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 120। देखिए 120 भी आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, सिंपल सा। देखिए इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, द्रोड़ स्कूल का प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको बाहर में ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लाइव कोर्सेज, जो हमारे लाइव कोर्सेज जिसके माध्यम से हम बच्चों को तैयारी कराते हैं, हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। तो आप सभी भी जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स, रिकॉर्डेड जो बैच है जिसके माध्यम से बच्चे तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्री मॉडल पेपर में, ये जो मॉडल पेपर आपको फ्री मॉडल पेपर में यहाँ जाएंगे तो ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे तो फ्री मॉडल पेपर आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, मैथ्स में अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो आपको हो सकता है पूरी ये यहाँ पे क्लियर दिखे ना, और इस छोटे छोटे अक्षर हैं, पूरे क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको मैथ्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताइए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहले तो मुझे बताइए लार्जेस्ट, ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। लेकिन ये इवन है या फिर ऑड है, ये तो ऑड है। इवन के लिए क्या कंडीशन है कि उसके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, या 2 से डिविजिबल होना चाहिए जो नंबर है, लेकिन ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर है। और इसके बाद तो 100 आ जाता है, 100 में 3 डिजिट हो जाते हैं। अब इससे एक पीछे चले हम तो आ गया 98। हाँ जी, ये है अपना इवन नंबर, लेकिन कंडीशन है कि 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल है या नहीं, 98 नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते हैं कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिजिट्स हैं, उनको जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 9 + 8 17, 17 3 से डिविजिबल है नहीं, मतलब 98 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए उसके पीछे चले तो 97, ये तो अपना ऑड नंबर हो गया, हमको चाहिए इवन नंबर। एक और पीछे चले, आप चलते हैं हम 96। हाँ जी, 96 में आ गए 2 डिजिट, 96 चेक कर लेना, ये तो इवन नंबर हो गया। 9 6 हो गया 15, 15 3 से डिवाइड है, जी हाँ डिविजिबल है ना, डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो फिर 96 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 96 में 9 + 6 = 15, 15 को हम 3 से डिवाइड करें तो 5 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये भी 96 भी डिविजिबल होगा और अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट, चलिए अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट विल द लार्जेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 48 and 66 आर डिवाइडेड लिव्स
रिमाइंडर 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 48 और 66 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेषफल बचे। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी हमको, मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है यहां पे एचसीएफ। चलिए बड़ी से बड़ी नंबर बताना है हमको, जिसको हम बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम 48 डिवाइडेड बाई वो वाला नंबर करें, 66 डिवाइडेड बाई जो नंबर हम फाइंड करेंगे उससे डिवाइड करें। तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो, अगर 66 से डिवाइड कर रहे हैं 6 आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या फाइंड करें हम, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए भाग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। पहली बात तो कंडीशन है कि इतना एक्स्ट्रा है, ये जो शेष फल बच रहा है कहने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, और 66 को डिवीजन करने पे कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, रिमाइंडर कितना रहा 6, तो इसको भी माइनस करेंगे। अब सिंपल से इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। तो देखिए 45 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 1 जा ये 45, ये बच गया आपका 15। भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि में जब हम भाग देते हैं कुछ रिमाइंडर बच जाता है, वो बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में डिविजर, और जो यहाँ पे आपका डिविजर होता है वो आगे चल के बन जाता है डिविडेंड यानी भाज्य। ठीक है, ये हो गया 3 बार में गया 45, ये हो गया अपना कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो देखेंगे कि उस कंडीशन में अपना डिविजर क्या है, यानी कि भाजक क्या है, भाजक यहाँ पे 15, तो यही हो जाएगा अपना एचसीएफ। मतलब एचसीएफ 15 वो बड़ा सा बड़ा नंबर है, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर है, जिससे अगर हम 48 को डिवीजन करें, चलिए करके देखते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, देखिएगा तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 3 आएगा। बिल्कुल करके देखिए आप। ठीक है, 66 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, देखिएगा रिमाइंडर इक्वल टू 6 आएगा। बिल्कुल आएगा, डेसिमल वैल्यू नहीं, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, तो 6 आ जाएगा, है ना। ये तो मेथड हो गया, डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकाला। आपको एक और मेथड मैं आपको बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकल जाएगा। तो क्या था, किसका निकालना था हमको एचसीएफ, 45। तो 45 को जब हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिखे तो इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5, और 60 को लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या होता है, एचसीएफ की क्या कंडीशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन हो उन्हीं को लेना है। तो देखिए यहां पे अब देखें कौन कौन से कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है। ठीक है, 3 कॉमन है, बिल्कुल है। ये वाला 3 एक और, इसका तो जोड़ा मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये 2 के साथ भी कुछ नहीं है, मतलब 3 इंटू 5 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आगे यहाँ पे 15, तो हमने वहां भी 15 निकाला था। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। a/7 इक्वल टू b/4 एंड इक्वल टू c/11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c/c। बस सिंपल से देखिए, यहां पे क्या करें, एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल k ले लेते हैं। a/7 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/11 इक्वल टू हमने ले लिया k, तो क्या होगा, यहां ट्रांसफर कर देते हैं। a इक्वल टू 7k, b इक्वल टू 11k, c इक्वल टू, अच्छा यहाँ 4 है ना, ये 4k होगा। b इक्वल टू क्या, 4 इधर ट्रांसफर होगा, 4k, और c इक्वल टू 11k। बस सिंपल सा। अब उसकी वैल्यू रख दीजिए। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c की। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7k, ठीक है, और b की वैल्यू है 4k, प्लस c की वैल्यू है 11k, और डिवाइडेड बाई c की वैल्यू 11k। डिवीजन करना है, बस ऊपर जोड़ दीजिए, 7k प्लस 4k 11k, 11k प्लस 11k कितना होता है, 22k, 22k डिवाइडेड बाई 11k, k हो गया आपका, कट हो गया, 11 1 जा 11 2 जा, तो आ गया आंसर 2। अब देख लीजिए किसका किसका आंसर आ गया 2, है ना। सभी बच्चों को पहले खुद से सॉल्व करना है, क्या आ गया आंसर 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सर्वसमीका का रूल पढ़ा था ना, यहां पे आइडेंटिटीज हमने आपको बताई थी। जब भी क्या बताया था, देखिए इस कंडीशन में a के पावर में m हो, उसी का भाग हो रहा हो a के पावर में n हो, मतलब बेस समान हो लेकिन जो पावर हो वो डिफरेंट हो, तो क्या करते थे हम इस कंडीशन में, इक्वल टू होता था a के पावर, मतलब बेस के पावर में m माइनस n,
मतलब जो ऊपर रहता था उसको पहले रखते थे, उसमें से नीचे वाले को हम माइनस कर देते। ये रूल, ये क्या हो गया, आइडेंटिटीज का रूल आपको पता है। तो बस हमको वही तो करना है, इसमें कुछ अलग थोड़ी करना है। नहीं, अब देखिए 4 के पावर में 4 है, 4 के पावर में 2 है, तो क्या हुआ, बेस बिल्कुल सेम टू सेम है। जी हाँ, तो बेस में से हम 4 माइनस 2 कर देते हैं। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, 4 के पावर में 4 माइनस 2, फिर देखिए बीच में माइनस है ना। इसका देखिए 9 के पावर में, दोनों बेस समान है तो 9 के पावर में 9 माइनस 7, फिर देखिए बीच में प्लस है, फिर क्या हो जाएगा 6 के पावर में 6 माइनस 3, बस ठीक है। 4 के पावर में 4 माइनस 2 मतलब 4 के पावर में 2 माइनस से 9 माइनस 7 मतलब 9 के पावर में 2 प्लस 6 के पावर में 6 माइनस 3 मतलब क्या होगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 आ जाएगा, तो 6 के पावर में 3 हो गया। 4 के पावर में 2 मतलब 4 इंटू 4 16 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का क्यूब, सिर्फ 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 यानी कि 216 ये आ गया। अब क्या करते हैं, जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ देते हैं, तो आ गया 232 माइनस 81। देखिए ये प्लस इसके सामने और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये प्लस ही है। अब देखिए इसमें से माइनस कर दें तो 232 माइनस 81 कितना आ जाएगा, यहां पे आंसर आपका आ जाएगा 151। 151 अगर ऑप्शन में हो तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1050 सो दैट इज द बिकम द कंप्लीट स्क्वायर। 1050 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कोई एक नंबर हम अगर 1050 में से 1050 में से माइनस कर दे तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कौन सा नंबर माइनस करें, कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा चलिए भाग विधि से इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, उसी मेथड से हमको यहां पे पता चल जाएगा। क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है ना, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए क्या करते थे हम, दो दो पेयर बनाएंगे, 1050 है, अपोजिट से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब देखेंगे पहले हम 10 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 10 से छोटा नंबर देखिए जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, 10 से छोटा नंबर है 9, वो किसी नंबर का स्क्वायर है, हाँ 3 का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 3। अब जो ये 3 ऊपर लिखा है वो ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके चलिए, अब 3 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहां से 10 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 1, और ये 3 प्लस 3 को हम कर देते हैं यहां ऐड, तो आ जाता है यहां पे 6। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब यहां तक आ गए, अब इस 50 को उतार लेते हैं नीचे। अब हम यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं, देखिएगा एक यहां पे हम बॉक्स बनाए और एक बॉक्स हम सेम टू सेम यहां पे बनाए। इस बॉक्स में हमको ऐसा नंबर लिखना है, जैसे अगर हम यहां पे 1 लिख रहे हैं तो यहां भी 1 लिखेंगे। वो नंबर 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यह तो बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां पे हम 1 लिखते हैं तो 61 इंटू 1 होगा, क्योंकि यहां 1 लिखे हैं तो 61 हो जाएगा, और यहां 1 तो 61 इससे छोटा है। और आगे बढ़ते हैं, उसके करीब पहुंचते हैं, यहां पे अगर 2 लिखे तो 62 हो जाएगा, 62 इंटू 2 करें तो आ जाएगा 124, ये भी इससे कम है, पॉसिबल है। अब 63 यहां 3 लिखे तो 63 इंटू 3 करें तो 189 आ जा रहा है, लेकिन 189 टू 150 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जितने करीब पहुंचे वही तो ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी लिख दिया 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 124। अब इसको जब माइनस करें तो आ गया 26। ये क्या हो गया, अपना रिमाइंडर है, मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेष फल, एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो मतलब कहने का यह है कि 26 1050 में से अगर हम एक्स्ट्रा 26 को घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो जो भी नंबर होगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। यानी कि आप सिंपल सा देख सकते हैं, 1050 में से माइनस करना है आपको 26, तो आंसर आ जाएगा 1024। ये देखिए किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, यानी 1024 किसका है, 32 का स्क्वायर है ना। बस हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। अब देखिए, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स विल 411 इंटू 812 है। 411 गुणित 812 कि कितने अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स पता है हमको, अभाज्य नंबर अभाज्य संख्या पता है ना, जो नंबर खुद से केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, जो नंबर लिखा हुआ उससे नंबर इटसेल्फ एंड 1, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो सिंपल सा देखिए
प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 4 1 1 1 2 3 3 से होगा क्या? ये देखिए, हाँ 3 से तो हो जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है ये? 137 137 किसी से हो रहा है क्या? 137 137 तो ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 137 तो इसको लिखेंगे हम, देखिए 411 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 137। ये देखिए प्राइम फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में। अब इसके बाद 812 देखिए तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 406, फिर 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 203। अब 203 प्राइम नंबर है क्या कि किसी नंबर से डिवाइड होगा? देखा जाए जरा, ये होगा आपका 7 से, ठीक है 7 से डिवाइड करें तो 7 2 जा 14 और हाँ और 7 9 जा 29 बार में जाएगा। अब 29 तो प्राइम नंबर है तो 29 से गया ये 1 टाइम, ठीक है तो कितना हो गया ये 812 इक्वल टू, इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 29। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 411 इंटू 1 812 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 137 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 29। ये जितने भी नंबर लिखे हैं सब प्राइम नंबर से, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, खुद से होंगे, 1 से होंगे बस, है ना। चलिए तो ये टोटल कितने हो गए नंबर देख लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। टोटल कितने? 6 प्राइम फैक्टर्स होंगे। कितना सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इफ द प्राइस ऑफ 3 चेयर इज ₹900, व्हाट विल द प्राइस ऑफ 4 डजन चेयर्स? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या है? 3 कुर्सियों का मूल्य 3 चेयर्स इक्वल टू 900 रुपीज, ठीक है। चलिए एक चेयर का हम प्राइस निकाल लेते हैं, सिंपल सा यूनिटरी मेथड सिखाया ना। 1 चेयर इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 3 तो आ गया 300 रुपए। मतलब एक कुर्सी की कीमत हमको पता चल गई 300 रुपए। अब 4 डजन की हमको वैल्यू निकालनी है, तो जब बताइए 1 डजन इक्वल टू 12 और 4 डजन, एक दर्जन मतलब कितने? 12 होते हैं ना। केला, केला जानते हैं आप सभी, बनाना तो देखिए ज्यादा टर्म हम यूज करते हैं केला के केस में, है ना, बनाना केस में, कि पापा मार्केट से आ रहे हैं तो आप 1 दर्जन केले ले आइएगा, 2 दर्जन केले ले आइएगा, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, ठीक है 12 पीस, ठीक है। तो 4 डजन इक्वल टू 48, 12 इंटू 4 कीजिए तो अब देखिए एक चेयर का हमको प्राइस पता है कितना है? 300, ठीक है तो 48 का निकालना है। 48 चेयर्स, 40 चेयर क्या है? 48 चेयर्स इक्वल टू 300 इंटू 48, सिंपल सा कर दीजिए। 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 8 3 जा 24, यहाँ क्रॉस 4 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। 14,400, 14,400। देखिए कहाँ ऑप्शन में है क्या? तो आ गया बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप समझ लीजिए, है ना, बिल्कुल आसानी से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 1000। 1000 के 40% के 20% का मान दशमलव में ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, देखिए किसी भी नंबर का 1000 का कितना परसेंट निकालना है हमको? 1000 का 40%, मतलब 100 इंटू 40 बाई 100। ये क्लियर हो गया। चलिए इसको ऐसा डिवाइड कर दीजिए ऊपर से कंप्लीट, तो मतलब 10 इंटू 40 इक्वल टू आ गया 400। अब 400 आ गया, इसका भी 20% निकाल लीजिए। 400 इंटू 20 बाई 100, तो 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 आ गया। कितना आ गया? 80। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, कितना सिंपल है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। आपको इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1000 का 40% का 20%, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये देखिए 3 जीरो यहां से, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, एक इसके बाद इसका 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, तो 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 ऐसे भी आ गया, जैसा भी लगाइए, है ना। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 8:50 AM. The next train leaves from station A after 6 hours. The time of departure of the next train from station A. एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान करती है, अगली ट्रेन स्टेशन ए से 6 घंटे के बाद प्रस्थान करती है। तो अगली ट्रेन के प्रस्थान का समय है, सुबह कितना टाइम हुआ था बताइए? 8:50 सुबह का, है ना। अब 6 घंटे बाद पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा जोड़ दीजिए इसको,
बाद पूछा है तो जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ 50 मिनट और ये हो जाएगा 14। अब 14:50, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब से ऊपर चला जाए, तो क्या कीजिएगा, इसको वापस 12 से माइनस कर दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, जो एक होता है 24 आवर क्लॉक, एक 12 आवर क्लॉक, तो जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें एएम पीएम का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये 12 से ऊपर बज गया, मतलब दोपहर के जब 12 बजते हैं, फिर जब 1 बजते हैं तो 24 आवर क्लॉक में 13, ठीक है, फिर 14, 2 बजते हैं, 3 बजेंगे तो 15 बजते हैं। तो बस इसको क्या कीजिए, इसका मतलब क्या है, दोपहर के 2:30, मतलब 2:50, तो 14:50 माइनस कर दीजिए आप 12, है ना, 50 जीरो के 50 आ गया, और यहाँ 14 में से 12 गया, 2 आ गया, 2:50 PM, है ना। देखिए बस, ये तो आप नॉर्मल भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए घड़ी बना लीजिए, ऐसा कंडीशन में आप घड़ी बना लीजिए तुरंत, सबसे तेज करना है आपको, घड़ी बना लीजिए। यहाँ पे हमने घड़ी बना ली और हमारा टाइम कितना हो रहा है, 8:50, 8:50, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए और ये ऐसा, अच्छा, है ना, ऐसा कुछ, ये 8:50 ऐसा कुछ होगा आपका, है ना, 8:50। अब जैसे 6 घंटे आगे बढ़ाइए, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 बज गया, मतलब दोपहर हो गए, तो अब आंसर पीएम में आएगा। सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट निकाल लीजिएगा कि आंसर एएम में आएगा या पीएम में। आपको बताया ना कि रात 12 बजे से दिन में सुबह 11:59 तक क्या होता है, एएम होता है। इसके बाद दोपहर में 12 बजे से, ठीक है, रात को 11:59 तक क्या होता है, पीएम होता है। फिर से एएम पीएम चलने लगता है। चलिए, तो यहां पे क्या आंसर आ गया, 250 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिए 15 मवेशी 45 किलोग्राम चारा खाते हैं, तो 60 किलोग्राम चारे से कितने और मवेशी खिलाए जा सकते हैं। ये क्या बोला जा रहा है, 50 कैटल्स कंज्यूम 45 kg ऑफ फॉडर्स, हाउ मेनी मोर कैटल्स कैन बी फीड विद द 30 kg ऑफ फॉडर्स। बस बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें देखिए यूनिटरी मेथड से नॉर्मल लगा सकते हैं। 45 kg कितने कितने मवेशी, 15 कैटल, 15 मवेशी, तो 1 kg कितने मवेशी खाएंगे, 15/45 इक्वल टू 1/3 कैटल। ठीक है, अब हमको पता है कि अपने पास कितना है, 60 किलो क्या है, राशन है, मतलब चारा है। तो 1 kg जब पता है 1/3 मवेशी, तो 60 kg इक्वल टू क्या करेंगे, 1/3 इंटू 60 कर दीजिए, तो आ जाएगा 20। अब आगे 20 क्या है, 20 कैटल्स खा सकते हैं। लेकिन यह पूछा है, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर कैटल्स कैन बी फीड, मतलब कि 60 किलोग्राम चारे और कितने, तो 15 तो अपने पास है मवेशी, तो अगर उसको 60 कर दिया जाए तो कितने और खा सकते हैं। 15 के बाद आपको 5 और जोड़ देना है, 15 के बाद +5, क्योंकि 20 है तो 20 और ये 15 पहले से, तो आ गया 5 और खा सकते हैं अगर हम 60 किलोग्राम कर दें तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 4/3 टाइम्स इट्स विथ, इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 मीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रूम। रूम का पेरीमीटर बताना। एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 गुना है, मतलब 4/3 है, 4/3 गुना है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो कमरे की परिधि यानी परिमाप आपको बताना है। तो सिंपल से देखिए, अगर मान के चलिए हमने जो चौड़ाई है, ठीक है, हमने चौड़ाई को मान लिया क्या, W, लेट्स हमने मान लिया W हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई यानी लेंथ की बात हो रही है, तो लंबाई हो जाएगी क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 गुना है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 4/3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो W इंटू 4/3, सिंपल सा ये हो गया। चलिए ये हो गया। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, अब बताइए किसी आयत का विकर्ण, है ना, किसी भी आयत यानी रेक्टेंगुलर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू रूट W का स्क्वायर प्लस लंबाई L, है ना, ये प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और लंबाई का स्क्वायर, तो D इक्वल टू रूट ओवर चौड़ाई क्या है, W है, प्लस लेंथ क्या है, W इंटू 4/3 का स्क्वायर आ गया, ये होगा फॉर्मूला। तो D डायगोनल इक्वल टू W का स्क्वायर प्लस देखिए ये है 4, W इंटू 4/3 का स्क्वायर है, तो W का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा,
बाई 9 हो जाएगा। ये सब रूट के अंदर है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो ओवरऑल ऊपर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 16w का स्क्वायर बाई 9। ये इतना यहां तक हो गया अपना। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है। कोई भी नंबर जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 का मतलब 2/1 ही तो होता है ना। उसी प्रकार ये डब्ल्यू स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब होगा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 1। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 1 9 आ जाएगा। 9 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर 9 क्या होगा, 9w स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 आ गया 1। 1 इंटू 16w स्क्वायर, तो 16w स्क्वायर यहां पे आ गया। एक इसकी वैल्यू है डी की। अब इसको आगे सॉल्व करें तो आ जाएगा यहां पे देखिए 9w स्क्वायर प्लस 16w स्क्वायर 25w स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 9 हो गया। अब इसको जब हम क्यूब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 25 किसका स्क्वायर है 5, तो आ जाएगा 5। डब्ल्यू स्क्वायर किसका होगा, इस डब्ल्यू का, क्योंकि देखिए अगर हम डब्ल्यू का स्क्वायर पूछे तो डब्ल्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो डब्ल्यू का। तो यहां आ जाएगा डब्ल्यू, ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब डी यानी कि डायगोनल की वैल्यू हमको पता है। जी हाँ सर, बिल्कुल पता है। डायगोनल की वैल्यू 15 मीटर है, विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो क्या होगा, डी इक्वल टू क्या निकला था अपना फॉर्मूला, डी इक्वल टू 5w अपॉन 9, 5w अपॉन 9। तो डी इक्वल टू 15 वैल्यू दी हुई है, 5w अपॉन 9। ये इधर डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 इंटू 9 इक्वल टू 5w है ना। ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 5w। w की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, w की वैल्यू आ जाएगी यहां पे कितनी, यहां पे क्या हुआ है, 5 है ना। 5w हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई क्या, 16 स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया ऐसा, 25 स्क्वायर 5। अच्छा यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का। ठीक है, 9 स्क्वायर किसका है 3, तो हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए अब हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो था यहाँ पे हो जाएगा हर जगह 3, क्योंकि हमको उसका भी तो बाहर निकाला था, वो भी तो रूट के अंदर था ना, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 45 इक्वल टू 5w, w इक्वल टू 45 अपॉन 5 इक्वल टू 9, w इक्वल टू हो गया आंसर 9, w का आंसर 9 आ गया। अब l की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, l इक्वल टू क्या लिखा था, w इंटू 4/3। ठीक है, तो l इक्वल टू w की वैल्यू 9 इंटू 4/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो l इक्वल टू आ गया 12 और हमको w की वैल्यू पता है, w इक्वल टू आ गया 9। अब बताइए हमको आयत यानी रेक्टेंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर तो आता है, क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई l प्लस w, ये होता है फॉर्मूला। बस हो गया, खेल खत्म। 2 इंटू एल की वैल्यू 12 और विथ यानी चौड़ाई है 9, ये हो गया इतना। p इक्वल टू हो गया 2 इंटू 21 इक्वल टू आ गया 42 मीटर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, 42 मीटर आ गया अपना आंसर, है ना। ये देखिए 42 मीटर आ गया, कितना सिंपल है। यहां से शुरू से देख लीजिए क्या किया था मैंने, एक जो उसकी चौड़ाई उसको मान लिया मैंने w, इसके बाद उसकी जो लंबाई हो गई उसकी 4/3 गुना 4/3 है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डायगोनल का फॉर्मूला हमको पता था, इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 3 होगा ना, ये हर जगह 3 लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया, आ गया आंसर 42 है क्या, 42 ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखिए इसमें तो नेक्स्ट आपको टर्म बताना है, तो क्या होगा 70, इसका 64 है, 55 है, 43 है, 28 है। तो यहाँ देखिए कितना कम है, 6 कम है, ये कितना कम है, 9 कम है, ये कितना कम है, 12 कम है, ये कितना कम है, 15 कम है। मतलब देखिए 3 3 बढ़ता जा रहा है, जो आगे कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 कम है, 15 कम है, फिर 18 कम होगा, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ ये 18 कम, आंसर आ जाएगा 10। किसका किसका आंसर 10 आ रहा है, नेक्स्ट आ जाएगा 10, है ना। देखिए इस तरीके से कम होता गया, पहले 6 कम हुआ, फिर 9 कम, फिर 12, फिर 15 कम हुआ, फिर कितना कम हुआ, नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज कितना हो रहा है, 3 3 बढ़ के डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आ गया।
अब ये क्या क्वेश्चन है, देखिए दो घनों का आयतन, अब बताइए घन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर 27 सेंटीमीटर क्यूब और एक का है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी जो भुजाएं हैं, जो उसकी साइड्स हैं, है ना, उसका हमको डिफरेंस बताना है। देखिए अगर देखिए पहली जो घन है, दो घन है ना, दो क्यूब्स है, तो पहले का है ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 27, है ना, A1 क्यूब। दूसरा A2 क्यूब मान लेते हैं, मतलब दूसरा घन, उसकी जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका अगर हम साइड निकालें तो आ जाएगा 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है बताइए, सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा जो घन है, दूसरा क्यूब है, उसका हम निकालें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालें तो कितना आ जाएगा 4। तो दो हमको साइड्स मिल गई, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे देखिए क्या बताना है आपको, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन इन द एडजेसेंट पिक्चर, है ना, मतलब चित्र में दिखाए गए त्रिभुज की पहचान कीजिए। तीनों देखिए, तीनों जो भुजाएं हैं बराबर हैं, यानी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है विषमबाहु, यानी स्केलेन ट्रायंगल, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसमें तीनों साइड्स अलग होंगी। सम द्विबाहु मतलब आइसोसेलस, मतलब क्या होगी, दो भुजा सेम टू सेम होगी, दो साइड सेम होगी, एक अलग होगी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब देखिए ये क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है आपका, डेटा हैंडलिंग का। क्या बताया गया, इफ द शॉपकीपर स्टिल हैज 120 क्लॉथ देन फाइंड द नंबर ऑफ क्लॉथ इनिशियली। यदि दुकानदार के पास अभी भी 120 कपड़े बचे हुए हैं तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने कपड़े थे। यहाँ पे दिया हुआ कितने कपड़े वो बेच रहा है, मंडे को, इसका ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। और देखिए एक शर्ट जो बनी है उसका मतलब है 20 क्लॉथ्स, मतलब 20 कपड़े, है ना, उसको हमको देखना है कि सप्ताह में 4 दिन कपड़े बेचता है। तो देखिए मंडे को कितने कपड़े बेचे उसने, 4 शर्ट्स बने हुए हैं, मतलब 4 × 20 इक्वल टू मंडे। ट्यूसडे इक्वल टू कितना होगा, 2 × 20। वेडनेसडे इक्वल टू कितना होगा, 5 × 20। थर्सडे इक्वल टू कितना होगा, 4 × 20। मतलब कितना हो गया यहाँ पे, मंडे को उस दिन कितने कपड़े बेचे, 80 कपड़े। इसके बाद ट्यूसडे को 40 कपड़े, इसके बाद 100 कपड़े वेडनेसडे को, थर्सडे को 80 कपड़े। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 120 + 100 220, 220 + 80 300, मतलब 300 कपड़े उसने एक वीक में बेचे, जो 4 दिन बेचता है कपड़े, है ना। अब उसके बाद भी उसके पास 120 और बचे हुए हैं, मतलब 300 बेच दिए कपड़े, सेल कर दिए, 120 और बचे, मतलब उसके पास स्टार्टिंग में कितने कपड़े होंगे, 300 + 120 कपड़े होंगे, तभी तो 120 बच रहे हैं ना। तो 420 आ गया आंसर। 420 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए रोमन नंबर में 1722 को कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए 1722 इक्वल टू इसको कर सकते हैं 1000 + 500 + 200 + 22, बस इसको इस तरीके से लिख दीजिए। 1000 को लिखते हैं हम एम, 500 को लिखते हैं डी, इसके 200 को लिखते हैं, 200 को 100 + 100 लिखते हैं, मतलब 200 हो जाएगा सी + सी, है ना। 200 मतलब 100 + 100 होगा, ये 100 + 100, ठीक है, ये सी हो गया। इसका 22 को कैसे लिखते हैं, एक्स और एक्स, इसका मतलब हो जाता है क्या 20, इसके बाद 2 यहां पे लाइन खींच दी, तो कुल मिला के आंसर आ गया एम डी सी सी एक्स एक्स 11, ये हो गया। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 57 भी हमने कर लिया जल्दी से, 57 भी हमने कर लिया। ए हो गया, चलिए इसके ये वाला तो हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्या है, 6250 के सबसे निकटतम संख्या कौन सी है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। द नियरेस्ट नंबर टू क्या है, 6252 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21। तो सिंपल सा क्या कीजिए कि 6252 में 21 का डिवीजन कीजिए, 21 2 जा 42, 20 आपका रिमाइंडर बच गया, 5 आ जाएगा। इसके बाद ये यहां से 21 9 जा 189, ये आ गया 16 और ये 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कीजिए 21 7 जा 147, भाग देना तो आपको सिखा ही चुके हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 15। मतलब कि इससे अगर हम 15 कम कर दें
तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा किससे, 21 से। या फिर हमको 21 तक पहुंचना है, या तो हमको क्या करना है, 21 तक पहुंचना है। चलिए 21 तक पहुंचे तो हमारे पास 15 है, 6 और बढ़ा देते हैं, 15 तो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, 15 हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, रिमाइंडर एक्स्ट्रा है, उसमें 6 और बढ़ा दिए तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है 6252 में 6 और ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें 15 तो एक्स्ट्रा बच ही रहे हैं, तो 15 और 6 21 हो जाएंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 6258 कंप्लीटली डिविजिबल बाई होगा 21। या फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि 6252 है, इसमें आपका बच रहा है 15 रिमाइंडर, तो 15 माइनस कीजिए, 15 माइनस कीजिए मतलब हो जाएगा 6237। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 21 से। लेकिन इससे 21 और आगे बढ़े तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऑप्शन हमको देखना है ना, सबसे निकटतम बताना है, ये नंबर भी डिविजिबल है, ये भी ऑप्शन में, लेकिन सबसे पास में कौन सा होगा। अगर इसमें हम 21 ऐड कर दें तो 6258 आ रहा है, तो अपना आंसर सबसे निकटतम पास में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। ये भी डिविजिबल है, लेकिन सबसे पास में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब ये तो सिंपल सा है, दो नंबर इफ द ए एंड बी आर बोथ आर ऑड नंबर देन विच इज द फॉलोइंग इज द इवन नंबर। इवन नंबर किस कंडीशन में, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे हमने ऑड नंबर का एग्जांपल लिया 1 और 3। चलिए 1 और 3 मतलब a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, दोनों हमारे ऑड नंबर है, a प्लस बी करें तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, मतलब ये क्या आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या। यहाँ पे करें 2 इंटू 1 प्लस बी करें यानी 3 करें तो 5 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 माइनस 1 करें तो 3 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हर केस में 1 इंटू 3 करें तो भी आपका ऑड नंबर है, ये भी पॉसिबल। हमको क्या रहा, इवन नंबर सम आना चाहिए, तो केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, अगर हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर आ ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब निम्नलिखित कोणों में से, युग में से कौन सा संपूरक कोण नहीं है। संपूरक कोण की सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रहता है कि दो कोणों का योग, दोनों कोणों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन इसमें संपूरक में होना चाहिए, संपूरक की कंडीशन क्या है, सप्लीमेंट्री के लिए कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए जिसमें जिसमें दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, संपूरक कोण होगा। इसमें देखिए 180 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, पेयर ऑफ द एंगल इज नॉट अ सप्लीमेंट्री, मतलब नहीं है, तो अपना आंसर कुल मिला के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी में बस 180 नहीं आ रहा है, बाकी सब में 180 आ रहा है ना, बाकी सब में क्या है, 180 आंसर आ रहा है। ये हो गया, ठीक है, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स को कर लिया कंप्लीट। अब देखिए बारी है बाकी जो इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को हम कभी और इसको किसी और वीडियो में सॉल्व करा देंगे, है ना। पैसेज देखिए इसमें सब इंग्लिश के भी क्वेश्चंस थे, इसमें आगे हिंदी के भी क्वेश्चंस थे, तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैंने बता दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पैसेज भी हैं, पूरे क्वेश्चंस भी हैं, ग्रामर के क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस है कि हम नवोदय विद्यालय में हमको सिलेक्शन लेना ही है, अच्छे से पढ़ना है, तो बिल्कुल इन बच्चों की तरह आपको तैयारी करनी होगी। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने माता पिता देश का नाम रोशन किया, है ना। हम लगातार 7 सालों से बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से समझाना है, बिल्कुल हमको पूरी तरीके से आइडिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे से नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं, तो आप सभी जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब एग्जाम नजदीक आते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है मॉडल पेपर्स। तो मॉडल पेपर्स में जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के, उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे एक मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया, तो इस तरीके के 50 मॉडल पेपर आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां से आपको मॉडल पेपर यहाँ मिल जाएंगे। उसका पीडीएफ भी प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट करके क्वेश्चन देख सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जैसा आपका टेस्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके का टेस्ट होगा। एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपको टेस्ट सॉल्व करना है। इसके बाद सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट है, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, डेली लाइव क्लासेस होती है। सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है, जिसमें सैनिक स्कूल और आरएमएस की लाइव बैच के माध्यम से तैयारी होती है।
मैथ्स केवल आप क्लास 6 लेवल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स का जो सिलेबस है यहाँ मैथ्स स्पेशल बैच से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही सभी की तैयारी के लिए हमारे रिकॉर्डेड बैच भी द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी एक कोर्स पे क्लिक कीजिए, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी जिस नंबर से लॉगिन किया, या नॉर्मल मैसेज में, वहां से आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पे एग्जाम से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाते हैं। साथ ही टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ इसको सर्च कर सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन है, वो पीडीएफ वगैरह यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ जुड़ जाइएगा आप। साथ ही अगर आपको कोर्स में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच में इनरोल करने से दिक्कत है या कौन से बैच में हमको इनरोल करना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बार आप वापस देख लीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260388361, इस पर कॉल करके आप अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया सारी चीजें, और लैंग्वेज से रिलेटेड जो मॉडल पेपर के जो रिमेनिंग बच गया है उसको हम सॉल्व करा देंगे। अच्छे से मेहनत कीजिए, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, और अपने दोस्त भाई बंधु जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चे आंसर दें और साथ मिलकर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।